नमस्कार दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने बात कर ली थी, पहले संवैधानिक विकास की बात की, फिर हमने मूल अधिकार की बात की, उसके बाद हमने DPSC और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की। अब उसके बाद हमने राष्ट्रपति जी और उनकी शक्तियों की बात कर ली है, फिर बाद में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद की भी बात कर ली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की संसद की। किसकी बात करेंगे? भारत की संसद की। और भारत की संसद में भी क्या होता है, हमारे पास दो सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति जी होते हैं। देखिए, भारत की संसद जो है ना दोस्तों, वो किन से मिलकर बनी होती है? इसके तीन अंग हैं। कितने अंग हैं? तीन अंग। हो सकता है ये बातें बहुत से लोगों को नहीं पता हो कि भारत की संसद में तीन अंग होते हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है भारत का राष्ट्रपति। क्या होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के ही भारत क्या बनती है? भारत की संसद बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि संसद के तो दो ही सदन होते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि संसद के सिर्फ दो सदन होते हैं, लोअर सदन, अपर सदन। लोकसभा, राज्यसभा, जनता का सदन और क्या नाम है, उच्च प्रतिनिधियों का सदन या राज्यों का सदन, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, दो सदन हो गए, लेकिन इन दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक, क्या कोई भी विधेयक, अधिनियम कब बनता है? एक आर्टिकल जो इनका बिल आता है वो एक्ट कब बनता है? वो एक्ट बनेगा राष्ट्रपति के साइन के बाद। मतलब मान लीजिए आपने कोई विधेयक रखा, लोकसभा में रखा, राज्यसभा में रखा और दोनों ही सदनों से वो विधेयक क्या हो गया दोस्तों? पारित हो गया। अब उसको पारित होने के बाद उस विधेयक पर कौन साइन करेगा? भारत का राष्ट्रपति साइन करेगा। और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही वो विधेयक कहां पर प्रकाशित होगा? भारत के राजपत्र पर, या आप जिसे क्या कहते हैं? गजट। GAZZETE। सॉरी, वो कहां प्रकाशित होगा? भारत के राजपत्र पर। यानी जो भारत सरकार का क्या होता है? गजट जो होता है उस पर क्या होगा? प्रकाशित होगा। और प्रकाशित होने के बाद ही ये जो एक्ट बनाया है हमने, ये कहां पर अस्तित्व में आ जाएगा? इसका जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। इस एक्ट की जो भी प्रणाली होगी वो सभी शासन कार्यों में लागू हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो गई आपके सामने भारत की संसद, जो कितने लोगों से मिलकर बनी है? ये तीन लोगों से बनी है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जी को तो हमने पहले पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा एक बार लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी देख लेते हैं। जो लोकसभा होती है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जनता का सदन। जनता का सदन। और इसे क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। क्या कहते हैं? राज्यों का सदन। ठीक है। इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? तो इसका पहले नाम था राज्य परिषद। क्या नाम था इसका? राज्य परिषद। और इसका क्या नाम था पहले? इसका पहले नाम जनता का सदन और इसका क्या नाम था? राज्य का सदन। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अब देखिए, इन दोनों का शुरू में क्या नाम था? इन दोनों का शुरू में नाम था जनता का सदन और राज्य परिषद। लेकिन 1954 में, कब? 1954 में इन दोनों के नाम क्या बना दिया? आप यहां पे देख सकते हैं, 1954 से इनके नाम क्या बना दिए? एक का लोकसभा और दूसरी का राज्यसभा नाम बना दिया। कब से बनाया? 1954 में। अब जो ये राज्यसभा है ना दोस्तों, देखिए अभी हम एक बार राज्यसभा देखते हैं कि राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? मैंने यहां पे कह दिया आपको, राज्यों का सदन। यानी ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? राज्यों का। और साथ में संघ शासित प्रदेश, यानी जो यूटी होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आप जिनको कहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी कौन करती है? राज्यसभा करती है। तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी? राज्य प्लस यूटीज का प्रतिनिधित्व।
अब ये प्रतिनिधित्व कैसे करती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो लोकसभा है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व। किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? जनता का प्रतिनिधित्व। अब आपकी लोकसभा है, उसका चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव होता है आपके सामने प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव। और इसका कैसे होता है? राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये तो बातें हो गई कुछ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के बारे में, यानी हमारी संसद के बारे में। तो ये तो आपके सामने इसका एक छोटा सा मैंने परिचय दिया है कि इस प्रकार से हमारी संसद बनती है। एक बिल था जो यहां से भी पास हुआ और यहां से भी पास हुआ, और यहां से दोनों से पास होने के बाद इस बिल को किसने साइन किया? राष्ट्रपति जी ने साइन किया। साइन होने के बाद ये कहां पे प्रकाशित हुआ? भारत के गजट में या राजपत्र में। तो ये तो दोस्तों हो गई हमारी संसद की एक सामान्य सी कार्य प्रणाली, जो आप देख लीजिए, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आज हम बात करेंगे एक उच्च सदन की। जो उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा होती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम राज्यसभा की। किसकी बात करेंगे? हम राज्यसभा की बात करेंगे कि आपका राज्यसभा क्या होती है, कैसी होती है, इसके क्या कार्य हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं, किन मामलों में लोकसभा से भिन्न है। क्योंकि अगर दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की हम एक साथ बात करेंगे तो कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। और कंफ्यूज करने का काम कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट यानी सीएमआई का तो बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा आपके लिए जो भी होगा काम हम करेंगे, चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, अलग अलग और आसान भाषा में आपको चीजें बताने की कोशिश करेंगे। अब राज्यसभा के बारे में जो एक दो मुख्य फैक्ट हैं, जो बातें संविधान में लिखी गई हैं या जो बिल्कुल फैक्ट है जिनमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी है दोस्तों? 250। देखिए एक तो आप अधिकतम और एक यहां पे देख लीजिए वर्तमान सदस्य संख्या। फिर इन दोनों को हम कंपैरिजन रूप में देख लेंगे। वर्तमान सदस्य संख्या, और वर्तमान में कितनी है इसमें? 245। देखिए अधिकतम सदस्य संख्या तो कितनी है? 250, और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। अब ये जो 250 है ना, इसमें क्या होगा कि 238, जो 238 सदस्य होते हैं वो तो कहां से आएंगे? राज्य से और यूटी से। यानी 238 सदस्य राज्यों प्लस यूटीज से, यानी आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य, मतलब ये तो क्या है, इसकी अधिकतम सीमा है कि 250 से ज्यादा सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकते। तो 238 सदस्य तो कहां से आएंगे? आपके राज्यों से और यूटी से। और 12 सदस्य क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इनका मनोनयन का जो एरिया होगा, जो क्राइटेरिया होगा, वो क्या होगा? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, और समाज सेवा। तो ये तो क्या हो गया? इनके इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य क्या कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट कर देगा। ऐसे ही वर्तमान सदस्य संख्या तो कितनी है? 245 है, और 233 सदस्य कहां से? अभी वर्तमान में 233 सदस्य हैं राज्यों से और यूटी से, और उसमें भी 4 सदस्य कहां से हैं? यूटी से, और बाकी 229 सदस्य कहां से हैं? राज्यों से। तो हम देख लेते हैं 229 तो कहां से हैं? राज्यों से, प्लस 4 सदस्य कहां से हैं? यूटीज से। कहां से हैं दोस्तों? 4 सदस्य हैं आपके यूटीज से, और 4 सदस्य जो यूटीज से हैं, और बाकी
12 सदस्य मनोनीत है। कैसे हैं? मनोनीत। तो ये तो क्या हो गए आपके राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है और वर्तमान में कितनी है? अधिकतम 250 और वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। क्योंकि क्या है कि कुछ जो संघ शासित प्रदेश है उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि अभी उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संभव नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके सामने किसकी बात हो गई? राज्यसभा की सदस्य संख्या की। अब बात करेंगे हम जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व है, किस किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व है, किस राज्य को है, कितना प्रतिनिधित्व है, इन सब की हम बात करते हैं। तो आप इसका एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम किसकी? राज्यसभा की। अबे जो राज्यसभा है ना, इसमें क्या लिखा है कि चौथी जो अनुसूची है संविधान की, उसमें राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची जो संविधान की है उसमें क्या किया हुआ है? राज्यों प्लस यूटीज की सीटों के आवंटन का वर्णन। आवंटन का वर्णन मतलब राज्यसभा में राज्यों से और यूटी से कितनी सीटें होंगी, इनके आवंटन का क्या कर रखा है? वर्णन कर रखा है। किसमें? चौथी अनुसूची में। तो अब हम देख लेते हैं कि राज्यों से किस प्रकार से इसमें चुन करके सदस्य आएंगे, यूटी से किस प्रकार से चुन के आएंगे और नामित सदस्य किस प्रकार से नामित होंगे। अभी हम 245 सदस्यों की बात कर लेते हैं जो वर्तमान में है। तो फर्स्ट है इसमें कि राज्यों से कैसे चुन के आएंगे? राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए राज्यों से क्या हुआ? राज्यों से क्या हुआ? कुछ सदस्य इसमें चुन के आएंगे। तो वो किस तरीके से चुन के आएंगे बताइए? वो उसी विधि से चुन के आएंगे जिस विधि से हमने राष्ट्रपति जी का चुनाव किया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राज्यों का प्रतिनिधित्व जो होगा वो क्या होगा? तो आप ये देख लीजिए, ये मैं वर्ड लिख देता हूं, इसको याद तो करना ही पड़ेगा आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संक्रमणीय मत प्रणाली। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मैंने आपको बताया था कि उसमें भी वो वरीयताएं देता है और यहाँ पे क्या होता है? इन लोगों को भी वरीयता मिलती है। अब राज्यों से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो निर्वाचन कौन करेगा इनका? निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्य विधानसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्य विधानसभाओं से कौन ले रहे थे? निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे थे। अब ये जो विधि है ये मैंने आपको राष्ट्रपति के चुनाव में बता रखी है। आप आई बटन पे क्लिक करिए और आई बटन पे क्लिक करके राष्ट्रपति जो परिचय वाला वीडियो है उसमें आप इस सारी विधि को देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यही कंडीशन क्या है आपके? यूटीज का प्रतिनिधित्व। यूटीज का प्रतिनिधित्व। तो यूटीज का प्रतिनिधित्व भी क्या है? बिल्कुल सेम। यानी यूटीज विधानसभा, यूटीज की जो क्या होगी? विधानसभा होगी। उस विधानसभा में क्या होगा? यूटीज की जो विधानसभा होगी ना, उस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यूटी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसी विधि से सेम आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सेम है कंडीशन,
एक ही विधि होगी। इस विधि में इन दोनों में वो ही निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होंगे। अब यूटी में कहां है, तो कहां कहां विधानसभा है आपकी, तो विधानसभा है आपकी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, JNK। इन यूटीज का जो प्रतिनिधित्व है ये कौन कौन करेगा, 3 विधानसभाएं हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो इन तीनों विधानसभाओं से क्या होगा, यूटीज के प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे और राज्यों के प्रतिनिधित्व कहां से चुने जाएंगे, राज्य विधानसभाओं द्वारा। अब ये जो प्रतिनिधित्व है ना ये दोस्तों, ये किसके आधार पे होगा, जनसंख्या के आधार पे होगा। मतलब उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पे क्या होगा, यूटीज का प्रतिनिधित्व होगा और राज्यों का भी वही होगा। अब राज्य जो है इनमें सर्वाधिक प्रतिनिधित्व इसका है आपके उत्तर प्रदेश का। कितनी सीटें हैं इसकी, 31। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या भी किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। तो ये तो क्या हो गया इनके यूटीज का प्रतिनिधित्व। और थर्ड क्या है, वही राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेशन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी राज्यसभा की संरचना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम बात करेंगे इसके बाद, किसकी बात करेंगे, कि जो राज्यसभा है उसकी अवधि कितनी है। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की अवधि यानी राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा जो है ना दोस्तों, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन। अवधि क्या है कि राज्यसभा कब स्थापित हुई थी, पहली बार अप्रैल 1952 में। राज्यसभा पहली बार कब बनी थी, अप्रैल 1952 में पहली बार गठन। और तब से अब तक, अप्रैल 1952 से लेके अब तक राज्यसभा का कभी भी क्या नहीं हुआ, विघटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। इसका क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता। जो आपकी राज्यसभा है इसका कभी भी विघटन नहीं होता। और जो सदस्य हैं तो उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्य होते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल है, ना कि राज्यसभा का। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपके, 6 वर्ष। और 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त, प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त। अब ये तो हो गई इसकी अवधि की बात, ठीक है। अब इसकी जो आयु है ना, आयु क्या है, इसकी योग्यता आयु, जो इसकी योग्यताएं हैं, देखिए योग्यता भारत में चुनाव लड़ने के लिए वही है, कौन कौन सी, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पे आसीन नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके खिलाफ कहीं कोई FIR मतलब किसी प्रकार की कोई सजा नहीं काट रहा हो, सजा नहीं दे रखी हो उसको, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई कुछ इसकी योग्यताएं। लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंट योग्यता है वो सब में एक जैसी रहेंगी। यहाँ पे क्या है कि 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु, यानी इस आयु तक क्या होता है, 30 वर्ष के बाद ही किसी व्यक्ति का राज्यसभा के लिए क्या हो सकता है, चुनाव हो सकता है, निर्वाचन हो सकता है, चयन हो सकता है। तो हमने क्या देख लिया कि अवधि तो क्या है इसकी कोई अवधि नहीं है। कैसा सदन है, एक स्थायी सदन है। जब से इसका गठन हुआ है उसके बाद से कभी भी विघटित नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके सामने कि अप्रैल 1952 में इसका पहली बार गठन हुआ था। एक बात इंपॉर्टेंट कि इसका कभी विघटन नहीं होता। विघटन हमेशा किसका होता है, लोकसभा का। जब लोकसभा की बात करेंगे तब बात करेंगे। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका 6 वर्ष होता है, ठीक है। और 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, सेवा निवृत्त होते हैं, यानी 2 वर्ष बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सॉरी, प्रत्येक का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होगा, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा ही होगा।
और योग्यता कितनी होगी, 30 वर्ष की आयु तक इनकी क्या होगी, योग्यता, सॉरी 30 वर्ष की आयु के बाद ही इनका क्या होगा, निर्वाचन हो पाएगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब ये तो हो गई आपके सामने किसकी बात, इसकी अवधि की बात। अब क्या है, इस राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं इनका वेतन, राज्यसभा के अधिकारी हो गए या फिर आपके क्या नाम है राज्यसभा के सांसद हो गए, तो इनका क्या है, अपन वेतन देखेंगे। अब क्या देखेंगे, इनका वेतन, इनका वेतन। तो वेतन क्या किया है, देखिए वेतन मैंने आपको पहले भी राष्ट्रपति वाले मैटर में बताया था कि वेतन क्या है 2018 में एक बार फिर से बढ़ाया गया है, और प्रधानमंत्री वाले में मैंने बताया था आपको सांसदों के बराबर वेतन मिलता है। तो आज देख लेते हैं ना सांसदों को कितना वेतन मिलता है। आज हम ये भी देख लेंगे कि सांसदों को कितना वेतन मिलता है। तो वही वेतन किसको मिलेगा, प्रधानमंत्री को, और उनका जो व्यय विषयक भत्ता अलग से बढ़ा रखा है वो मैंने आपको बता दिया था उसमें। तो यहाँ पे सांसदों का हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, वेतन देख लेते हैं। तो अब सांसदों का जो वेतन है कब बढ़ाया, 2018 से क्या है, तो वेतन तो कितना है इनका, मूल वेतन 1 लाख रुपए, 50,000 से बढ़ाकर, देखिए 2018 से जो स्थिति है ना वो बता देता हूं आपको, पहले कितनी थी और अब कितनी है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख, 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी, 1 लाख। चुनाव क्षेत्र भत्ता, चुनाव क्षेत्र भत्ता वो कितना कर दिया, वो कर दिया 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 70,000 कर दिया। ठीक है, कार्यालय खर्च, कार्यालय जो खर्च है वो कितना कर दिया, 45,000 से बढ़ा करके सीधा 60,000 कर दिया। यानी एक सांसद अपने कार्यालय पे कितना खर्च कर सकता है, अब 60,000 कर सकता है। इसके बाद प्रत्येक कार्य दिवस भत्ता, देखिए ये लोग जब भी राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे ना, मतलब सिर्फ उपस्थित रहेंगे, तो उसके लिए इनको क्या मिलेगा, कार्य दिवस भत्ता रुपए 1,000 से बढ़ाकर के कितना कर दिया, 2,000 प्रतिदिन। तो ये तो क्या हो गई आपकी इन सांसदों का वेतन, क्या हो गया इन सांसदों का वेतन, कि आपको क्या मिलेगा, 2018 से स्थिति ऐसी कर दी गई है कि इनको 50,000 से बढ़ाकर तो 1 लाख रुपए का वेतन कर दिया। ठीक है, चुनाव क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 कर दिया, कार्यालय खर्च 45,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया, और कार्य दिवस जो भत्ता है वो प्रतिदिन, आगे मैंने लिख दिया इस पे, प्रतिदिन 1,000 से बढ़ाकर के कितना कर दिया, 2,000 कर दिया। एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद हम सीधे बात करेंगे राज्यसभा के कुछ पीठासीन अधिकारियों की। भाई राज्यसभा में भी तो पीठासीन अधिकारी होते हैं ना। पहले तो देखिए मैं आपको पीठासीन अधिकारियों के बारे में कुछ बता देता हूं कि जो पीठासीन अधिकारी होता है, मतलब क्या होता है कि राज्यसभा की सीट पर बैठने वाला जो अधिकारी होता है ना, वही पीठासीन अधिकारी कहलाता है। आपने अगर कभी भी राज्यसभा की कार्यवाही देखी होगी तो उस पर लिखा हुआ आया होगा बड़े बड़े अक्षरों में पीठासीन, आगे सभापति या उपसभापति ऐसा लिखा हुआ आता है। उसके अलावा मान लीजिए किसी और का नाम आ रहा है, तो क्या होता है कि कुछ ये इनका एक 5-7 लोगों का एक पूरा कॉलमन बना होता है, जिसमें कि अगर सभापति है तो सभापति ही राज्यसभा कार्यवाही का संचालन करेगा, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, और अगर दोनों ही अनुपस्थित है तो कोई ना कोई तो करेगा ना कार्यवाही का संचालन। तो इसलिए 5-7 लोगों का क्या है, एक ग्रुप बना दिया जाता है कि अगर ये नहीं होगा पदानुक्रम के अनुसार कि अगर सभापति और उपसभापति नहीं होंगे तो आप क्रम वाइज क्या करेंगे, राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेंगे। सिर्फ इन दोनों की अनुपस्थिति के लिए ही ये क्या बनाया जाता है, एक 5-7 लोगों का पदानुक्रम बनाया जाता है। तो आज हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी किसकी बात कर रहे हैं अभी, पीठासीन अधिकारी। और पीठासीन अधिकारी में भी हम पहले किसकी बात करेंगे, राज्यसभा के सभापति की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सभापति। और यहां मैंने लिख दिया उपराष्ट्रपति।
अब आप ये मत पूछना कि मैंने उपराष्ट्रपति क्यों लिखा है, मैं इसका जवाब आपको स्वयं दे रहा हूं कि उपराष्ट्रपति जो होता है ना, यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा ना, जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा, कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वो राज्यसभा का क्या कहलाएगा, पदेन सभापति। यानी जो व्यक्ति किस पद पर आसीन है, उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, वही व्यक्ति क्या बनेगा, हमेशा राज्यसभा का सभापति बनेगा। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए आपको भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होना पड़ेगा। चूंकि भारत में उपराष्ट्रपति के लिए कोई विशेष कार्य निर्धारित नहीं किया गया है, इसका कार्य सिर्फ कब होता है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति कार्य करने में अक्षम हो, राष्ट्रपति से किसी प्रकार संविधान का उल्लंघन हो गया और उसके बाद उस पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही है, सिर्फ उन स्थितियों में ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। और उसके अलावा किसके रूप में कार्य करता है, सभापति के रूप में। मैंने जहां तक आपको ध्यान है और मुझे खुद को भी ध्यान है कि मैंने जब राष्ट्रपति का चैप्टर आपको पढ़ाया था, राष्ट्रपति के बारे में बताया था, तब आपसे उपराष्ट्रपति के बारे में भी मैंने एक बात कही थी कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन किसके नाम पे मिलता है, सभापति के नाम पे मिलता है। किसके नाम पे मिलता है, सभापति के नाम पे मिलता है। किसको वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, अब बात हो गई कि सभापति जो होता है, तो सभापति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि यह सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता। देखिए, एक केवल राज्यसभा ही ऐसा सदन है जिसका सदस्य उसका सभापति नहीं होता, यानी जो सभापति होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। बाकी आप लोकसभा में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, विधान परिषदों में चले जाइए, जो भी सदन होता है उसी का सदस्य उसका अध्यक्ष बनता है, उसका सभापति बनता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में भारतीय संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं जिनके अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। इसको सिर्फ क्या है, निर्णायक मत का अधिकार, निर्णायक मत का अधिकार। किसका अधिकार है, इसको सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसका अधिकार है, इसको सिर्फ निर्णायक मत देने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है इसके लिए, सभापति के लिए, कि जब इसको उपराष्ट्रपति, यानी जब इसे उपराष्ट्रपति या सभापति के पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन हो। क्या हो, विचाराधीन। यानी जब क्या किया जा रहा है, राज्यसभा में इस संकल्प पर क्या हो रहा है, विचार हो रहा है, सभापति के पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन हो, तो सभापतित्व नहीं करता, तो सभापतित्व नहीं करता है, नहीं करता। लेकिन इसको क्या है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन बोलने, मतलब अपने पक्ष में तो बोलेगा ना इंसान, प्लस कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, तो ये तो क्या हो गया, सभापति का अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए कि सभापति क्या है, उपराष्ट्रपति, ये कभी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और ये सिर्फ क्या करता है, निर्णायक मत देता है। मान लीजिए किसी मुद्दे पर दोनों तरफ, पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं, तो ये क्या करता है, निर्णायक मत देता है। और जो इंपॉर्टेंट बात इसके लिए है कि जब उपराष्ट्रपति या सभापति के पद से हटाने का संकल्प, देखिए ये जो संकल्प है ना, ये आप राज्यसभा की विशेष शक्ति ही समझ लीजिए कि सिर्फ राज्यसभा में ही आता है, लोकसभा से तो इसको सिर्फ पारित करवाना होता है। बाकी ये जो संकल्प है सबसे पहले प्रस्तुत कहां किया जाएगा,
भारत की राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जब ये विचाराधीन है तो सभापतित्व ये नहीं करता है, लेकिन बोलने और कार्यवाही में इसको भाग लेने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये हो गया सभापति। अब बात करेंगे हम उपसभापति की, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें। अब बात किसकी करेंगे दोस्तों, उपसभापति की। अब उपसभापति, क्या, उपसभापति। और ये उपसभापति जो है वो क्या नहीं है आपका उपराष्ट्रपति तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो उपसभापति है तो उपसभापति की देखिए कुछ क्वालिटीज अलग होती हैं। जो सभापति था वो आपके सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन जो उपसभापति है वो क्या है, सदन का सदस्य, सदन का सदस्य होता है, ये सदन का सदस्य होता है। दूसरा क्या है, सभापति की अनुपस्थिति में क्या करेगा, कार्यवाही संचालन करेगा। कार्यवाही संचालन मतलब अगर सभापति नहीं है तो अब कार्यवाही का संचालन कौन करेगा, तो आपका उपसभापति करेगा। तो ये तो दोनों क्या हो गई, उपसभापति के कुछ क्वालिटीज हो गई। अब कह रहा है कि जो अपना उपसभापति है ना, ये आप ये मत समझिए कि सभापति का कोई अधीनस्थ है, ये सभापति का अधीनस्थ नहीं होता है। तो यानी इस पर सभापति का कोई अधिकार नहीं होता है, सभापति का अधीनस्थ नहीं है। क्या है, अधीनस्थ नहीं है, यानी कोई सभापति का सहयोगी नहीं है, बल्कि सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ये तो क्या हो गई आपकी उपसभापति की कुछ क्वालिटीज कि ये सदन का सदस्य है, सभापति जब अनुपस्थित होगा तो राज्यसभा की कार्यवाही का क्या करेगा, संचालन करेगा, और सभापति का ये अधीनस्थ या सहयोगी नहीं है, बल्कि ये सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। और सभापति की राज्यसभा के प्रति कोई भी उत्तरदायिता नहीं होती, क्योंकि वो तो क्या होता है, पदेन सभापति, जो उपराष्ट्रपति के पद पर है वो राज्यसभा का सभापति है। तो ये तो हो गई उपसभापति की बात। अब बात करते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी, कुछ अधिकारी। अब अधिकारी भी कौन सा, जो हमारे सचिवालय है तो उसका भी तो एक देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सचिवालय होता है, और उन सचिवालयों का एक महासचिव होता है, और महासचिव क्या है, उस सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो एक अधिकारी कौन होता है, महासचिव। सचिवालय का क्या है, ये अधिकारी है, सचिवालय का अधिकारी, और वो कौन है, महासचिव। एक लोकसभा का महासचिव होता है, एक राज्यसभा का महासचिव होता है। देखिए ना तो ये किसी सदन का सदस्य होता है, ना ही और कुछ, ये उस सचिवालय का ही एक अधिकारी होता है जो प्रमोट होकर के क्या बनता है, महासचिव बनता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा में तो सभापति करेगा और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो ये तो क्या हो गए, इसके पीठासीन अधिकारी हो गए आपके किसके, राज्यसभा के। अब देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि सदन का नेता, विपक्ष का नेता, सदन का नेता और विपक्ष का नेता, ऐसी भी आपने बात सुनी होगी। तो देखिए राज्यसभा में भी क्या होते हैं, नेता होते हैं। राज्यसभा में भी कैसा होता है, नेता होता है। और नेता कौन सा, एक तो सदन का नेता, और एक नेता कौन सा हो गया, विपक्ष का नेता। देखिए मैं पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इन दोनों का ही संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इन दोनों का क्या है, एक नोट आप देख लीजिए, ये नोट कि इनका संविधान में क्या है, उल्लेख नहीं। संविधान में उल्लेख नहीं इन दोनों का ही, ना तो लोकसभा सदन के नेता का और ना ही विपक्ष के नेता का। लेकिन संसदीय जो कार्य
क्रम होते हैं उनके हिसाब से क्या है, इन दोनों को चुना जाता है। एक सदन का नेता बनाया जाता है, एक विपक्ष का नेता। अब सदन का नेता जो राज्यसभा में होता है ना, वो कौन होता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का राज्यसभा में सदस्य या नेता। राज्यसभा में सदस्य तो नहीं कहेंगे आप, क्योंकि सदस्य वो होता है, लेकिन नेता तो एक ही होता है, क्योंकि सदस्य तो अनेकों होते हैं। और विपक्ष का नेता क्या है, लोकसभा में विपक्ष का दर्जा प्राप्त लोकसभा में विपक्ष का दर्जा प्राप्त दल का राज्यसभा में नेता। देखिए सरकार किसकी होती है, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो वो ही दल लोकसभा में भी उसका नेता जो होगा वो सदन का नेता होगा, और राज्यसभा में भी उसका जो नेता होगा वो सदन का नेता होगा, और विपक्ष का नेता जो लोकसभा में है वो लोकसभा में विपक्ष का नेता, और राज्यसभा में है जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता। अब एक बात जो नोटिस करने की है, जो नोट है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है, जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का नेता भी वही होता है, उस सदन का नेता होता है। क्या होता है, उस सदन का नेता होता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसके सदस्य हैं, लोकसभा के, तो वो लोकसभा के नेता हो गए। पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, तो वो राज्यसभा के नेता थे। ये क्या होता है कि प्रधानमंत्री जिस भी सदन का सदस्य होगा ना, वो उस सदन का नेता जरूर होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये हो गए आपके सदन के नेता और विपक्ष के नेता। अब हम बात करेंगे विहिप या मुख्य सचेतक की। देखिए विहिप या मुख्य सचेतक, विहिप कह दीजिए आप, मुख्य सचेतक कह दीजिए। विहिप या मुख्य सचेतक, तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, सदस्य होता है उस पार्टी का, किसी भी एक पार्टी का एक विहिप जरूर होता है। क्या होता है, एक पार्टी का एक विहिप जरूर होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता में हो, या विपक्ष में एक विहिप अवश्य होता है। संसद में मतलब प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में और विपक्ष में, विहिप जरूर होता है, विहिप जरूर होता है। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो अपने दल के सदस्य हैं उनकी उपस्थिति, अधिकतम उपस्थिति बनाए रखना। दल के सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना, देखिए इसका काफी सम्मान भी होता है। अगर इसने कोई विहिप जारी कर दी है तो जो सदस्य है वो कार्यवाही में उपस्थित अवश्य होगा। अगर वो कार्यवाही में उपस्थित नहीं होगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो ये क्या करता है, अपने दलों के सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करता है। कौन करता है, विहिप। और नेक्स्ट क्या है, ये नेता का सहयोगी माना जाता है। किसका सहयोगी, नेता का सहयोगी।
अब नेता कौन सा, चाहे वो सदन वाला नेता हो या विपक्ष वाला नेता। तो ये क्या हो गया आपका विहिप। प्रत्येक राजनीतिक दल का क्या है, एक विहिप जरूर होगा। वो क्या करता है, अपने दल के सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति उस राज्यसभा या लोकसभा जिससे भी वो संबंधित सदन है उसमें अधिकतम उपस्थिति क्या है सुनिश्चित करेगा, और नेता का क्या है सहयोगी माना जाता है। साथ में ये क्या है, सदस्यों के व्यवहार पे भी नजर रखता है, सदस्यों के व्यवहार पे भी नजर रखता है, व्यवहार पर नजर रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके सामने विहिप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब विहिप के बाद आपके सामने है संसद के सत्र। देखिए संसद के सत्र, संसद के दोनों सदनों के सत्र हैं, ठीक है। तो संसद के सत्र, अब जो सत्र है संसद के वो हम देख लेते हैं कि संसद के कितने सत्र हैं। ये चीजें कॉमन है, फैक्चुअल है, दोनों ही सदनों के लिए यही लागू होगा, लोकसभा में भी लागू होगा, राज्यसभा में भी लागू होगा। तो संसद के सत्र कितने हो गए, 3 सत्र। कौन कौन से हो गए आपके, बजट सत्र, बजट सत्र, इधर क्या हो गया आपका मानसून सत्र, और तीसरा क्या हो गया आपका शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो ये तीनों सत्र हो गए। कब से हो गया ये हो गया आपका फरवरी से मई तक। ये इनके टाइम्स हैं जो आपको देखने, फरवरी टू मई, ये है आपका जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र कब होता है, नवंबर से दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर। दोस्तों फैक्चुअल बातें हैं, देखनी ही पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि दो सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह, अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, 6 माह का अंतराल हो सकता है। कह रहा है ये कि 2 सत्र होंगे और उन 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल होगा, सिर्फ 6 माह का। अगर 6 माह से अधिक का अंतराल होता है तो फिर संवैधानिक फेलियर माना जाता है, फिर या तो आपको आपातकाल लगाना पड़ेगा, ऐसी कुछ स्थितियां हो जाएंगी, या फिर आप मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देंगे। तो ये क्या है, 2 सत्रों के मध्य सिर्फ कितना अंतराल होगा, अधिकतम 6 माह का अंतराल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख लीजिए, ये हो गए संसद के सत्र। अब नेक्स्ट है आपके सामने कि संसद की कुछ क्रियाविधि होती है, उन क्रियाविधियों को भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब संसद की कुछ क्रियाविधियां हैं, और क्रियाविधियों में क्या है, ये कुछ शब्दावलियां हैं। ये शब्दावलियां हैं जो आपके राज्यसभा में भी उतनी ही काम आएंगी जितनी लोकसभा में। जैसे सत्र है तो सत्र भी दोनों में ही सेम होते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, कुछ इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में फर्स्ट है आपके सामने स्थगन। मतलब क्या होता है कि किसी भी सदन की कार्यवाही को रोक देना, कार्यवाही को रोक देना। और रोकते समय आप ये नहीं बताएंगे आप कितनी देर के लिए स्थगन कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही को संबंधित सभापति या अध्यक्ष द्वारा रोकना। देखिए एक तो बात ये हो गई आपके सामने कि आपने क्या कर दिया, स्थगन। एक क्या है, अनिश्चितकालीन स्थगन। आप ऐसे देख लीजिए, आप एक जगह नहीं समझ में आएगा। अनिश्चितकालीन स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन आपसे क्या कह रहा है कि संबंधित सदन को
अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए रोक देना, स्थगित या रोक, स्थगित करना या रोक देना। अब देखिए, मान लीजिए सभा, राज्यसभा लोकसभा में क्या हो रहा है, कोई कार्यवाही का संचालन हो रहा है और कार्यवाही का संचालन होते होते ही कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है सदस्यों को, मान लीजिए सदस्य होते हैं वॉकआउट कर जाते हैं, किसी बात पे भिड़ जाते हैं, तो अध्यक्ष या सभापति क्या करता है, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक देता है। जैसे उसने बता दिया कि 1 दिन के लिए स्थगित की जाती है, 2 दिन के लिए स्थगित की जाती है, 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है, 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है, आधे घंटे। जब समय बता देगा तो वो सिर्फ स्थगन कहलाएगा, और जब सिर्फ ये कहेगा कि स्थगित की जाती है और कोई समय नहीं बताएगा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चितकालीन स्थगन। अब मान लीजिए अनिश्चितकालीन स्थगन कर दिया और फिर अगर चाहते हैं कि सदन नहीं चले तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे देता है और वो क्या कर देता है, राष्ट्रपति अगले दिन या सेम डे कुछ भी करेगा कि मतलब एक नया प्रेस नोट जो रिलीज होती है राष्ट्रपति के नाम से वो कर देगा और कह देगा कि सत्रावसान भी किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है आपका, सत्रावसान। सत्रावसान, अब ये सत्रावसान कौन करेगा, ये आपके राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर किया जाता है, पीएम की सलाह पर किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताए थे कि प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार होते हैं। जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो आई बटन पे क्लिक करके आप यहां भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने के लिए कह सकता है। तो ये हो गए कुछ इसकी शब्दावलियां, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है इसकी शब्दावली, गणपूर्ति या कोरम। क्या होता है दोस्तों, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम, कोरम। अब ये गणपूर्ति या कोरम कितनी होती है, 1/10। एक क्या होता है गणपूर्ति, इसको देख लीजिए आप, एक निश्चित सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या, निश्चित नहीं, न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना कार्यवाही संचालन नहीं होता, संचालित नहीं की जाती। एक निश्चित क्या होती है, सदस्य संख्या होती है गणपूर्ति, इसके बिना किसी भी सदन की कार्यवाही संचालित नहीं की जाती। अब नेक्स्ट क्या है कि संसद में भाषाएं, संसद में भाषाएं। तो भाषा तो संविधान में तो कितनी लिखी है, संविधान में संसद में 2 ही भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी, संविधान में 2 भाषा, कौन कौन सी लिखी हुई हैं, आपकी हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, अब इसमें आप एक नोट डाल लीजिए स्टार बना करके कि ये सभापति या अध्यक्ष, सभापति या अध्यक्ष संबंधित सदस्य को, ये इनका क्या है, विशेष अधिकार है कि संबंधित सदस्य को मातृभाषा, उसकी जो मातृभाषा है में बोलने की अनुमति दे सकता है, अनुमति दे सकता है। तो जो आपका गणपूर्ति है वो तो 1/10 होता है, यानी 1/10 सदस्य संख्या के बिना क्या है, किसी भी सदन की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं किया जा सकती, संचालित नहीं किया। जैसे मान लीजिए 245
गुणा 1/10, यानी लगभग 25 सदस्य किसके लिए चाहिए आपको, राज्यसभा के लिए। और अगर लोकसभा में आप देखें तो आपको कितने चाहिए, 543 गुणा 1/10, यानी लगभग 55 सदस्य आपको लोकसभा की कार्यवाही के लिए भी आवश्यक हैं। तो ये है आपका स्क्रीनशॉट। और इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार या शक्तियां। अब हम राज्यसभा की क्या देख लेते हैं, शक्तियां देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, राज्यसभा की शक्तियां देख लेते हैं। अब राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो क्या है आपके सामने, कि राज्यसभा क्या क्या शक्तियां हैं उसके पास, क्या क्या विधि बनाएगी, क्या क्या कानून बनाएगी। तो संसद क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। अब राज्यसभा क्या करेगी, संसद को किस बात पर कानून बनाने की सलाह देगी वो हम देख लेते हैं। तो राज्यसभा की क्या है ये शक्तियां, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट तो क्या है कि संसद को आर्टिकल 249 के तहत, किसके तहत, 249 के तहत राज्य सूची, कौन सी सूची, राज्य सूची। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको राज्य सूची का पता होना चाहिए। 3 सूचियां होती हैं 7वीं अनुसूची के तहत, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाद में बात करेंगे उनकी, लेकिन सिर्फ अभी इतना ही है कि संसद को 249 के तहत राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है, कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है। देखिए किसी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि राज्य सूची के विषयों पर तो कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो राष्ट्रीय हित में है, जिसमें संघ का हित छिपा हुआ है, तो राज्यसभा उस विषय पर कानून बनाने के लिए किसको अधिकृत कर देती है, संसद को अधिकृत कर देती है। और ये बात कहां लिखी हुई है, आर्टिकल 249 में। ये सब संविधान की बातें हैं और ये संविधान में लिखे हुए ही फैक्ट है। अब क्या करेगी दूसरा काम, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जो राज्यसभा है वो क्या काम करती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। ये कहां लिखा हुआ है, आपके आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, उपराष्ट्रपति। देखिए मैंने वो पहले बता दिया आपको, उपराष्ट्रपति या सभापति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत। कहां लिखा है, आर्टिकल 67 में। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, लोकसभा विघटन के पश्चात लोकसभा विघटन के पश्चात घोषित आपातकाल, क्या है दोस्तों, घोषित आपातकाल का अनुमोदन, का क्या करती है, अनुमोदन। आपातकाल कौन कौन से, आर्टिकल 352, 356, 360। तो ये क्या है आपके सामने, ये है राज्यसभा की शक्तियां, कि आर्टिकल 249 के तहत तो वो क्या करेगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए किसको अधिग्रहित करेगी, संसद को करेगी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी कौन करेगा, राज्यसभा करेगी। उपराष्ट्रपति और सभापति जो मैंने आपको बताया था एक ही व्यक्ति होता है, उसको हटाने का संकल्प भी सिर्फ कहां आएगा, वो आएगा हमारे राज्यसभा में। और इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया,
अब देश में क्या है, लोकसभा का विघटन होने के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि क्या करना पड़ता है, हमें आपातकाल लगाना पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़े, वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े, या राज्यों में आपातकाल जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं वो भी लगाना पड़े। तो अब लग तो गया, लेकिन उसका अनुमोदन कौन करेगा, क्योंकि आपातकाल का अनुमोदन संसद करती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लोकसभा नहीं है तो अकेली राज्यसभा, इसीलिए तो राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता, लोकसभा विघटित हो जाती है। इसीलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है कि अगर आपातकाल का अनुमोदन करना है तो कौन करेगा, राज्यसभा करेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस राज्यसभा के वीडियो में सिर्फ इतना। कल जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो उसके साथ कुछ राज्यसभा और लोकसभा में समानताएं असमानताएं भी हम देख लेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल CMI पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहें दोस्तों, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचे रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।